नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल पढ़कर आए कि सुप्रीम कोर्ट का इकोसिस्टम हैक, कपिल सिब्बल की फोरम शॉपिंग और दिल्ली दंगों पर फैसला। आपको शायद ये सुनकर के कि आखिरकार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का क्या कोई सिस्टम हैक हुआ है क्या? मतलब कोई सॉफ्टवेयर वहां पर जो था उसे हैक कर लिया गया और उसके डेटा को लीक कर दिया गया। तो आपका यहां पर सोचना थोड़ा गलत है। इकोसिस्टम हैक मतलब जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है उसको कैसे हैक किया जाता है और कैसे दिल्ली दंगों में 2020 के मामलों में जहां 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला जो उमर खालिद को लेकर के था, उमर खालिद की जो जमानत याचिका को लेकर के, वो फैसला आज आपको दिखाने जा रहे हैं। चूंकि इस केस में कपिल सिब्बल वकील नहीं है। कपिल सिब्बल जिनकी फीस एक एक केस की 18 से 20 लाख रुपए। उमर खालिद जेएनयू से निकला हुआ स्टूडेंट, कौन सी पढ़ाई करता था, कहां से आ रहे हैं पैसे, बड़ा सवाल है। इसके अलावा फोरम शॉपिंग का भी जिक्र हो रहा है। फोरम शॉपिंग क्या होता है वो भी दिखाएंगे। और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले की कॉपी भी आपको दिखाएंगे। और कैसे हो रहा हुआ फोरम शॉपिंग पूरे मामले में वो सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि फोरम शॉपिंग का जिक्र पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ही किया था। आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। हम जिक्र कर रहे थे इकोसिस्टम को हैक करने की, सुप्रीम कोर्ट के इकोसिस्टम को हैक करने की। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का इकोसिस्टम कैसे हैक होता है और कैसे हैक किया जाता है। ये जो हमारी कानून व्यवस्था है, एक बात आपने सुना होगा और अमूमन कई फिल्मों में सुना है, लेकिन एक्चुअल में भी ये चीजें होती हैं कि अगर आपने किसी का रेप किया है, आपने किसी का मर्डर किया है, आपने कोई भी गलत काम किया है, आपको जाकर के अपने वकील से कहना है कि मैंने ये किया है, एकदम सच्ची सही तरीके से बता देना है। तो आपका वकील उस पूरे मामले में, क्योंकि स्मार्ट वकील होगा, तो कानून को पलट देगा और आपको बचा लेगा। और ये कहीं ना कहीं फोरम शॉपिंग इसके बहुत करीब है। अब फोरम शॉपिंग क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। फोरम शॉपिंग मतलब होता है, जैसा कि आप उसके नाम से समझते हैं, शॉपिंग और फोरम। मतलब कोर्ट में शॉपिंग करना, जिसे हम अमूमन मॉल्स में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ भी किसी भी चीज, कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, उसे शॉपिंग कहा जाता है, यानी खरीदना किसी चीज को। उसी तरह न्याय की शॉपिंग करना वो कैसे होता है उसका उदाहरण आपको बता देते हैं, उसके बाद लिए चलते हैं इस केस की तरफ। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का केस। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रात में होती है, आपको याद होगा, पहली बार जो गिरफ्तारी रात में हुई थी उनकी। उसके बाद खबर आती है, उसके वकील होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। खबर आती है कि सुबह, अगले दिन सुबह ही, मतलब 9 साढ़े 9 बजे रात में आ जाती खबर गिरफ्तारी के बाद कि भाई सुबह एक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका, जमानत याचिका दाखिल करेंगे। होता क्या है, 10:30 बजे, 10:15 बजे आ जाती है, उनकी जो जज होते हैं उनके पैनल का नाम आ जाता है कि 11 बजे की सुनवाई का टाइम रख दिया जाता है। महज 15 मिनट के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी वकील होते हैं, 15 मिनट के भीतर खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ना जाने का फैसला लिया है और वो अब लोअर कोर्ट यानी राउंड जेवन्यू कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी याचिका दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेते हैं। अब सोचिए, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, छोटे वकील ने, कि वो अचानक से रात में वो सोए और सुबह उठ के उनको सपना आया और सुबह उठ के उन्होंने फैसला बदल दिया। 10:15 बजे के आसपास कोर्ट में जो उनके मतलब वकील, आपकी जगह जज होंगे, उनका नाम अनाउंस होता है और 10:30 बजे वो फैसले को पलट लेते हैं। इसे कहते हैं कि साहब वकील को देखकर, जज को देख करके अपना केस वापस लेना और कहना भैया अब हमारे, तो ये तो कहानी इस तरह बनाते हैं
यहां तो कहा कि लोअर कोर्ट में जाएंगे, वहां कहानी ये बताते कि जब हमने याचिका दायर की है उसमें तो कुछ गलतियां हम रेक्टिफाई करके ला करके फिर से उसको दाखिल करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में तो सीधे कहा भाई हम लोअर कोर्ट जा रहे हैं। इसमें ऐसा होता है कि वकील देखता है कि सामने की जो कमेटी बनी हुई जजों की वो कौन है, वो समझ जाते हैं कि भैया इस वाले में तो हमारा दाल नहीं गलने वाली है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत हाथ पीछे खींचते हैं। या तो कहते हैं कि हम लोअर कोर्ट में जाएंगे, या तो कहते हैं हमारे याचिका में कुछ कमी रह गई है, वो वापस कर लेते हैं याचिका। अब इस केस में दो चीजें होती हैं। पहले देखो आपको बता दूं, याचिका वापस लेते हैं तो ये लोग अंदर अंदर ट्राई करते हैं कि भैया हमारे मन मुताबिक जज मिल जाए। और मन मुताबिक जज कैसे मिलते हैं, थोड़ा जस्टिस वर्मा की तरफ जाना पड़ेगा। जस्टिस वर्मा के घर में स्टोर रूम में करोड़ों रुपए पाए गए, जिसकी जांच हुई, बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ। अब वो जो 15 करोड़ रुपए की बात कही जा रही थी या जो भी रकम थी, ऐसे ही जस्टिस वर्मा के उस स्टोर रूम में बहुत सारे वकील जाकर के कोर्ट में क्या फैसला होगा वो डिसाइड करवा देते हैं। कैसे करवा देते हैं, पैसे किसके लिए कैसे लिए आए होंगे और किस बात के लिए आए होंगे, किसी ने किसी के जमानत के लिए या किसी ने किसी के फैसले के लिए आए होंगे, कोई नेक कार्य के लिए तो नहीं आया होगा वो पैसा। तो ऐसे ही होती है फोरम शॉपिंग कि साहब यहां पर जब डिसाइड होता है तो रोस्टर के जरिए डिसाइड होता है, लेकिन रोस्टर पे रोस्टर, रोस्टर पे रोस्टर, रोस्टर भी पलट दिया आता है। आपको याद होगा दिल्ली जो गुजरात दंगों में गोधरा में जस्टिस आफ्ताब आलम के बाद ही पासी सारी याचिकाएं जो तीसरा तलवार खारिज दाखिल करती थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, वो सारी याचिकाएं जस्टिस आफ्ताब आलम के पास ही क्यों आती थी, क्योंकि रोस्टर तो कुछ और कहता है। तो फोरम शॉपिंग ऐसे होता साहब कि अपने मन मुताबिक जज को एक तरह से खरीदना या मन मुताबिक जज का इंतजार करना, यह होता है फोरम शॉपिंग। मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं इस पूरे मामले की तरफ। अब इस पूरे मामले में पहले ये जो दिल्ली दंगों का मस्त उमर खालिद है, जिसकी जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की है, उसमें पहले जाया जाता है लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट जमानत याचिका खारिज करता है, फिर हाई कोर्ट जाया जाता है, हाई कोर्ट जमानत याचिका खारिज करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो साहब जस्टिस बेला त्रिवेदी होती वहां पर उस कमेटी में। तो क्या करते हैं साहब, कहते हैं नहीं नहीं फिर से हम जाएंगे लोअर कोर्ट और हम फैसला अपनी याचिका वापस लेते हैं। अब इसका एक सबूत और साक्ष्य आपको दिखा देते हैं कि वाकई वापस गए थे लोग, किने गए थे लोग, जो है उमर खालिद के लोग आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद में आपको दिखाऊंगा फाइनल कॉपी हाई कोर्ट के फैसले की इस दिल्ली दंगों को लेकर। आपके सामने देखिए फोरम शॉपिंग का सबसे अनूठा उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें लिखा है स्पष्टीकरण के साथ बचाव पक्ष का यह तर्क की जमानत सामान्य है, असमर्थनीय था। इस प्रकार न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल के समक्ष मामले को वापस लेने की आवश्यकता से कम और एक रणनीति के रूप से ज्यादा देखा गया, जिसमें एक अदालत फिर दूसरी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा था और एक अनुकूल पीठ की उम्मीद की जा रही थी। आखिरी लाइन, एक अनुकूल पीठ की उम्मीद की जा रही थी। ये समझिएगा, अनुकूल पीठ मतलब क्या होता है, अपने मन मुताबिक पीठ की उम्मीद की जा रही थी। अब ये आप समझ सकते हैं कि आखिरकार फोरम शॉपिंग क्यों होती है, क्योंकि जस्टिस यहां पर त्रिवेदी जो थी न्यायमूर्ति, वो रोड़ा बन रही थी, इसलिए देर किया जा रहा था। और ये साफ तौर पर आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाता हूं फाइनल कॉपी, इस पूरे मामले की फाइनल कॉपी का एक पॉइंट, जहां पर क्या आखिरकार दिल्ली का हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। ये 38 नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा है अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि कुछ अभियुक्तों को जमानत मिल गई है और कुछ अभियुक्त जेल में हैं। जमानत प्राप्त अभियुक्त इस आधार पर आरोप पर बहस में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जांच अभी लंबित है। जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों द्वारा आरोपों पर बहस में देरी की जा रही है और ऐसे उन अभियुक्तों की कीमत पर किया जा रहा है जो जेल में है।
न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के वकीलों को आपस में यह तय करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कि अभियुक्तों द्वारा आरोपों पर बहस कैसे किस क्रम में की जाएगी, उनके बीच कोई सहमति नहीं बनती दिख रही है। अपीलकर्ता विद्वान अभियोक्ता जो हैं श्री महमूद पाचा ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि अभियुक्त ने धैर्य पूर्वक कतार में प्रतीक्षा की, क्योंकि कतार में आगे बढ़कर आरोपों का बहस करना उनके लिए उचित नहीं होता। हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपीलकर्ता ने विशेष न्यायालय के अनुरोध के बावजूद दलीलें पेश नहीं की और केवल 4/4/2025 को दलीलें पेश की, जो वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान है। अतः यह न्यायालय विलंब के आधार पर अपीलकर्ता की जमानत को खारिज करने वाले विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता है। तो आपने देखा, ये होता है, मैंने कहा ना टोपीबाजी, कि कैसे मामले को अटकाने लटकाने और भटकाने का काम यहां पर किया जाता है। अब आप सभी से अनुरोध है, इस पूरे मामले को जहां पर 53 लोगों की जान गई, हिंदू मुसलमान किया गया और हिंदुस्तान को बदनाम करने की वो तारीख 2020 के दंगे, जहां पर उस फरवरी के महीने में जो कुछ हुआ, वो कहीं से भी किसी प्रकार से भी ऐसे अभियुक्त जो उमर खालिद, जो जमानत याचिका लेकर घूम रहे हैं और 5 साल से जमानत नहीं मिली है, ऐसे लोगों को क्या जमानत दी जानी चाहिए? कहां से आते हैं ऐसे लोग 15-20 लाख रुपए, जो अभी जेएनयू से पढ़ करके जिनके पास एक नौकरी नहीं है, कौन दे रहा 20 लाख रुपए और कहते हैं हम गरीब परिवार से हैं? बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन फंडिंग कर रहा है आखिरकार हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को, और कहां से आते हैं ऐसे पैसे? हो सकता है सिब्बल साहब दिखाएं कि हमारे को तो फ्री में अब लड़ रहे हैं, लेकिन साहब एवरीथिंग हैज कॉस्ट। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी। हर चीज का पैसा है, हर चीज का मूल्य निर्धारित है, वो चाहे कैश हो या चेक से हो, पैसा तो आता जाता ही है। बहरहाल यहां पर मैं आरोप ना कपिल सिब्बल पे लगा रहा हूं, ना अभिषेक मनु सिंघवी पे लगा रहा हूं, ना फोरम शॉपिंग के बारे में किसी के ऊपर साक्ष्य के बिना उसके कह रहा हूं कि इन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा होता है। अगर आग लगी, मतलब अगर आग लगी तो जाहिर सी बात, धुआं उठा तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी ना। तो जाहिर सी बात है, अगर केस पे बार बार चीजें पलटी जा रही थी तो कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। फोरम शॉपिंग पे इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, जितना हो सकता है मित्रों को जरूर पहुंचा दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।